नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ मृदा जल। जो अपन सोइल पढ़ रहे थे, सोइल में पहले अपन ने पढ़ा था जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मृदा संरचना पढ़ लिए थे, मृदा कणाकार पढ़ लिया था। फिर मृदा कणाकार के बाद में अपन मृदा घनत्व पढ़े थे। अब मृदा निर्माण भी पढ़े थे, सॉइल फॉर्मेशन, जो मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े थे कि कितने कारक होते हैं, जो आप लोगों ने पहले वाली क्लास में पढ़े थे कि एक्टिव एंड पैसिव जो एक नेचुरल फैक्टर था, जो मेन इंपोर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव था। अब आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट जो है मृदा जल, सॉइल वाटर। अब सॉइल वाटर कहते किसे हैं और सॉइल वाटर का जो क्लासिफिकेशन है, मृदा जल का क्लासिफिकेशन जिसमें भौतिक जैविक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृदा जल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मृदा जल क्या है, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्या है? मृदा कणों के बीच जो रंध्रावकाश है, पोर स्पेस, उनके मध्य उपस्थित जल को क्या कहते हैं? उनके मध्य उपस्थित जल को क्या कहते हैं? मृदा जल कहते हैं। मतलब मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। पोर स्पेस में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मृदा जल का क्लासिफिकेशन है, जो सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 1 पॉइंट भौतिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय जल, गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो पढ़ेंगे सबसे पहले। अब गुरुत्वाकर्षण जल है वो पौधों को अवेलेबल नहीं होता, पहले सबसे पहले बात है। ये एक स्वतंत्र रूप में बहता है, इसलिए इसे स्वतंत्र जल भी कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों सबसे मैं मेन बात ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा मृदा जल में, वो मृदा जल का तनाव बल पूछेंगे, सॉइल वाटर टेंशन। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से। मृदा जल में जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका तनाव बल पूछेंगे, चाहे तो वो गुरुत्वीय जल हो, चाहे आर्द्रताग्राही जल हो, चाहे केशिका जल हो, चाहे प्राप्य जल हो, अप्राप्य जल हो, कोई सा भी जल का क्लासिफिकेशन पूछे उसमें सिर्फ और सिर्फ तनाव बल पूछते हैं, या फिर जैसे डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, क्षेत्रधारिता जो फील्ड कैपेसिटी है उसकी डेफिनेशन पूछ लिए, प्राप्य जल की, अप्राप्य जल की, या फिर जो मुरझान गुणांक है, मुरझान बिंदु है, मलानी बिंदु है, इन सब की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अब देखो सबसे पहले गुरुत्वीय जल की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? ग्रेविटेशनल वाटर, इसमें तनाव बल 1/3 या 0.3 भी बोल सकते हैं, 1/3 या 0.3 एटमॉस्फेयर। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटमॉस्फेयर। अब यहां बात करेंगे कि गुरुत्वीय जल में तनाव बल 0.3 या 1/3 या इससे कम भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो नेक्स्ट बात करेंगे, यह रंध्रों में स्वतंत्र रूप में बहता है, जो मैंने अभी पहले बताया कि रंध्रों में स्वतंत्र रूप से बहता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसलिए इसे स्वतंत्र जल भी कहते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्र जल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यह जल पौधों को प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट बात क्या करें? यह जल पौधों को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये गुरुत्वीय जल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरुत्वीय जल में सिर्फ और सिर्फ ये तनाव बल जो 1/3 या 0.3 एटमॉस्फेयर होता है या इससे भी कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, केशिका जल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे या अपने एग्रीकल्चर में भी पढ़े होंगे कि केशिका जल, पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है? तो केशिका जल या केशिकीय जल भी बोलते हैं इसे, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी वाटर। जो प्लांट को अवेलेबल होता है वो कौन सा जल है? कैपिलरी वाटर। केशिका जल, पौधे कौन सा जल ग्रहण करते हैं? तो केशिका जल ग्रहण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। मतलब पौधे कौन सा जल ग्रहण करते हैं? तो केशिका जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें तनाव बल कितना होता है? तनाव बल कितना होता है? तो तनाव बल कितना होता है? 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर, या 0.3 को अपन 1/3 भी बोल सकते हैं। तो 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर। अब दोस्तों यहां बात करते हैं कि इसका तनाव बल तो अपने सॉइल वाटर टेंशन 1/3 या 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो देखो यहाँ पे यह जल क्षेत्रधारिता और आर्द्रताग्राही जल के मध्य उपस्थित होता है। किसके मध्य होता है? क्षेत्रधारिता। तो क्षेत्रधारिता मतलब फील्ड कैपेसिटी है, उसका तनाव बल कितना होता है? 1/3। 1/3 या 0.3 आ गया।
आर्द्रताग्राही जल का जो तनाव बल होता है वो कितना होता है 31 एटमॉस्फेयर। कितना होता है 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर जाएगा तो यहाँ पे 31 एटमॉस्फेयर आ रहा है। कारण तो क्षेत्रधारिता व आर्द्रताग्राही जल के मध्य कौन सा जल उपस्थित होता है, वो केसी का जल। ये भी लाइन आ सकती है कि क्षेत्रधारिता व आर्द्रताग्राही जल के मध्य कौन सा जल उपस्थित होता है, तो केसी का जल उपस्थित होता है। क्षेत्रधारिता व आर्द्रताग्राही जल के मध्य उपस्थित जल कौन सा है, केसी का जल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका तनाव बल, तो 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अब जैसे अपन लोग पढ़ेंगे आगे भी पीएफ वैल्यू, आयतन बल, एक पीएच होता है एक पीएफ होता है, जिसे आयतन बल अपन हिंदी में बोलते हैं। तो आयतन बल पर भी निर्भर करता है। मर्दा में केसी का जल आयतन बल पर निर्भर करता है। मर्दा में केसी का जल आयतन बल पर निर्भर करता है। मर्दा में केसी का जल आयतन बल पर निर्भर करता है यदि आयतन बल 4.2 से अधिक होता है। यदि आयतन बल 4.2 से अधिक होता है तो क्या पौधे जल को ग्रहण करेंगे, यस या नो? नो, नहीं करेंगे। तो मर्दा में गति नहीं कर सकते, तो मर्दा में जल गति नहीं कर सकता, उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। आयतन बल पे नहीं करेगा। 4.2 से अधिक अगर पीएफ वैल्यू हो गई तो क्या गति करेगा, जल नहीं करेगा। ठीक है, कितने पे करेगा वो देखो, यदि पीएफ 2.7 से अधिक होता है तो जल मर्दा में आसानी से गति कर सकता है। कितने से अधिक पे, 2.7 पीएफ पर मर्दा में जल आसानी से गति कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पे नहीं कर सकता, 4.2 से अधिक पीएफ वैल्यू है अगर, तो मर्दा में जल आसानी से गति नहीं कर सकता, और 2.7 से अधिक है अगर पीएफ वैल्यू तो मर्दा में जल आसानी से गति कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यह जल मर्दा में द्रव के रूप में होता है। यह जल मर्दा में द्रव के रूप में होता है, तभी तो कैपिलरी वाटर पौधों के लिए अवेलेबल है। पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है, केसी का जल। केसी की है, ये केसी का जल बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है यहाँ पे कि मर्दा में जो जल है उनमें से जो पौधे कौन से जल ग्रहण करते हैं, तो कौन सा करते हैं, केसी का जल। ठीक है, ये कितने पीएफ वैल्यू पर आसानी से गमन करता है, तो 2.7 से अधिक। कितने पे नहीं करेगा, 4.2 से अधिक पे नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन नंबर 3 बात करेंगे, आर्द्रताग्राही जल। कौन सी है, आर्द्रताग्राही जल। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आर्द्रताग्राही जल नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे आर्द्रताग्राही जल की, जो अपन भौतिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले गुरुत्वीय जल पढ़ा, नंबर 2 अपन ने केसी का जल पढ़ा, और नंबर 3 है अपने आर्द्रताग्राही जल, जिसे अपन हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं। अब जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, आर्द्रताग्राही जल, उसका तनाव बल कितना होता है, 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अपन ने गुरुत्वीय जल पढ़ा, उसमें 0.3 या 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पड़ा तनाव बल, मर्दा जल तनाव जो पड़ा। अब नेक्स्ट नंबर 2 पढ़ा केसी का जल, तो 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर पड़ा। कितना पड़ा, 0.3 या 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर पड़ा। अब नंबर 3 पढ़ रहे आर्द्रताग्राही जल, जिसमें 1/3 नहीं है, अब 31 एटमॉस्फेयर से 10,000 एटमॉस्फेयर है। तो सीक्वेंस में चल रहे हैं तो याद करने का भी तरीका अच्छा रहेगा और आसानी भी रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इसका तनाव बल 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर होता है और ये पौधों को प्राप्त नहीं होता है। पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है, केसी का जल। बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 2 बात कर रहे थे जैविक वर्गीकरण की। भौतिक वर्गीकरण में 3 थे, आर्द्रताग्राही, गुरुत्वीय और केसी का जल। नंबर 3 है जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण में नंबर 1 है अतिरिक्त जल, जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे सुपरफ्लो वाटर। अतिरिक्त जल को अपन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक जल। अतिरिक्त जल को अपन और किस नाम से जान सकते हैं, आवश्यकता से अधिक जल, जिसे सुपरफ्लो वाटर भी अपन बोलते हैं। देखो यहाँ पे अतिरिक्त जल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मृदा में यह जल क्षेत्र क्षमता से ऊपर के बिंदु पर पाया जाता है। मृदा में यह जल क्षेत्र क्षमता, जो फील्ड कैपेसिटी है, उसके ऊपर के बिंदु पर पाया जाता है। यह जल पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। जो अतिरिक्त वाटर है वो पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। और लास्ट बात करेंगे इसका तनाव बल लेस देन 1/3, मतलब 1/3 से कम होता है। इसका तनाव बल 1/3 एटमॉस्फेयर से कम होता है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जल जो सुपरफ्लो वाटर है, इसका क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे अपन प्राप्य जल की, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं अवेलेबल वाटर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अवेलेबल वाटर।
अवेलेबल वाटर में क्या, देखो डेफिनेशन, जो प्राप्य जल है, क्षेत्र क्षमता और मुरझान बिंदु, क्षेत्र क्षमता और मुरझान गुणांक के बीच जो जल की मात्रा होती है, क्षेत्र क्षमता व मुरझान गुणांक मतलब फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग जो कॉफिशिएंट है उसके मध्य जो जल उपस्थित होता है वो कौन सा है, प्राप्य जल है। अब देखो प्राप्य जल क्षेत्र क्षमता, तो क्षेत्र क्षमता में कितना होता है 1/3, मुरझान गुणांक में कितना एटमॉस्फेयर होता है 15 एटमॉस्फेयर, 1/3 एटमॉस्फेयर से 15 एटमॉस्फेयर पे ये जल प्राप्त होता है। या इसका तनाव बल कितना होता है, प्राप्य जल का तनाव बल 1/3 से 15 एटमॉस्फेयर होता है और केशिका जल का कितना था 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर था। इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अब नंबर 3 बात करेंगे अप्राप्य जल। जैविक वर्गीकरण में अतिरिक्त जल, प्राप्य जल और नंबर 3 है अप्राप्य जल, जिसे अनअवेलेबल वाटर भी बोलते हैं। तो अप्राप्य जल में यह जल मृदा में स्थायी मुरझान बिंदु, यह जल मृदा में स्थायी मुरझान बिंदु मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर उपस्थित रहता है। तो और पौधों को अप्राप्य होता है, मतलब परमानेंट विल्टिंग, स्थायी मुरझान बिंदु। अब देखो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब मृदा जल की एक ऐसी स्थिति, मृदा जल की एक ऐसी स्थिति जैसे अपन कई बार खेत में जाते हैं, जैसे अपन जवार बाजरे की बात करें, जैसे जवार की बात करें तो जवार जनरली ऐसे सूख गया, अब जैसे अपन ने सिंचाई जल दिया वो वापस हरा भरा हो गया, तो उसे तो अपन क्या बोलेंगे अस्थायी मलानी बिंदु, ठीक है, अस्थायी। यहां तो देखो क्या था स्थायी मुरझान बिंदु, अब वहां बात करेंगे अस्थायी मुरझान बिंदु, ठीक है, तो वो तो अस्थायी हो गया, मतलब पानी देते वापस हरा भरा हो गया, तो अस्थायी था, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि भाई जैसे जवार में पानी दिया, सूखा हुआ है, पानी दिया, उसके बावजूद भी वो अगर हरा भरा नहीं हुआ, मर गया, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अगर वो ठीक नहीं हुआ, पुनः उसी स्थिति में नहीं आया, तो उसे क्या बोलेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जैविक वर्गीकरण में अतिरिक्त जल, प्राप्य जल और अप्राप्य जल, ठीक है, जिसमें अतिरिक्त जल में तो जो फील्ड कैपेसिटी में अतिरिक्त जल में जो तनाव बल है वो 1/3 से कम है, प्राप्य जल में जो 1/3 से 15 एटमॉस्फेयर है, और अप्राप्य जल में कितना है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में तो क्या होता है, कितना होता है 15 होता है, ठीक है, प्राप्य जल में तो, ठीक है, और अप्राप्य जल में कितना होता है 60 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कुछ बिंदु हैं क्लासिफिकेशन में, आप जल की बात करोगे मृदा जल में, वो एक तो भौतिक वर्गीकरण है और एक जैविक वर्गीकरण है, ठीक है, ये दो जल का वर्गीकरण है मृदा जल का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्षेत्र क्षमता किसे कहते हैं, मुरझान गुणांक क्या है, मुरझान बिंदु क्या है, तो सबसे पहले अपन नंबर 1 बात करेंगे क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा जल की ऐसी स्थिति, मृदा जल की ऐसी स्थिति जिस पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता हो, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन आके वो ऑप्शन डाला जाता है। तो मृदा जल की ऐसी स्थिति जिस पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता हो, उसे क्या कहेंगे, क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और इसका तनाव बल कितना होता है, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम होता है, कितना होता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे जो इसकी पीएफ वैल्यू है, आयतन बल है, वो कितना होता है 2.54 होता है। मैं भी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा पीएफ वैल्यू और जो पीएफ वैल्यू के अकॉर्डिंग दूसरी बात करेंगे जो इसका तनाव बल है वो सॉइल वाटर टेंशन है, ये दोनों आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो पीएफ वैल्यू 2.54 होती है, ठीक है। इसमें जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो सिर्फ डेफिनेशन है। मृदा जल की ऐसी स्थिति जिस पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता हो उसे क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और इसका आयतन बल कितना होता है 2.54 और तनाव बल कितना होता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मुरझान गुणांक, क्रांतिक नमी बिंदु भी बोलते हैं, जिसे मुरझान गुणांक को अपन विल्टिंग कॉफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो मुरझान गुणांक किसे कहते हैं, पौधा पूर्ण रूप से सूख जाने के बाद, ध्यान से सुनना, पौधा पूर्ण रूप से सूख जाने के बाद मृदा में बची शेष नमी क्या कहलाती है, मुरझान गुणांक कहलाती है। पौधा पूर्ण रूप से सूख जाने के बाद मृदा में बची शेष नमी क्या कहलाती है, पौधा पूर्ण रूप से सूख जाने के बाद मृदा में बची शेष नमी मुरझान गुणांक कहलाती है या क्रांतिक नमी बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मलानी बिंदु की। मलानी बिंदु क्या है, मृदा जल की ऐसी स्थिति जब पौधे इसे ग्रहण न कर पाए, मृदा जल की ऐसी स्थिति
जब पौधे इसे ग्रहण न कर पाए और मुरझाने लगे। मृदा जल की ऐसी स्थिति जब पौधे इसे ग्रहण न कर पाए और मुरझाने लगे, उसे क्या कहेंगे? मलानी बिंदु। और दोस्तों मलानी बिंदु दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी मलानी बिंदु और दूसरा स्थायी मलानी बिंदु। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। स्थायी मलानी बिंदु में तो क्या होता है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो क्या है कि पौधा पूर्ण रूप से सूख गया। अब जैसे कई बार खेत में पौधा सूख जाता है और उसको सिंचाई जल देते हैं तो वो पुनः उसी स्थिति में नहीं लौट के आता है, तो वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब वो मर जाता है और उसका तनाव बल कितना होता है? 15 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। और अस्थायी मलानी बिंदु में क्या होता है कि मृदा जल की ऐसी स्थिति जब पौधा कई बार खेत में हरा भरा नहीं है, सूख रहा है और उसको सिंचाई जल दे देते हैं तो वो वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में पहले था, मतलब हरा भरा हो जाता है और वापस खिलखिला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी मलानी बिंदु। और इसकी तनाव जो इसका तनाव बल है वो कितना होता है? 60 एटमॉस्फेयर होता है। मृदा जल की वह मात्रा जिस पर पुनः सिंचाई करने पर पौधे ठीक हो जाते हैं उसे तो क्या कहते हैं? अस्थायी मलानी बिंदु। और इसमें जो तनाव बल होता है वो कितना होता है? 60 एटमॉस्फेयर होता है। और स्थायी मलानी बिंदु में मृदा जल की वह मात्रा जिस पर पौधों की पुनः सिंचाई करने पर वह दोबारा ठीक नहीं होते हैं और उसका तनाव बल कितना होता है? 15 एटमॉस्फेयर होता है। तो स्थायी मलानी बिंदु क्या है कि परमानेंट इलाज हो गया और अस्थायी में टेम्परेरी है, मतलब वापस उस स्थिति में दोबारा ठीक हो सकता है पौधा सिंचाई जल देंगे तो ये हो गया एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसमें दो पॉइंट और, एक तो अंतःस्पंदन क्या है और एक अंतःसरण, परकोलेशन और एक इनफिल्ट्रेशन। दो शब्द एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो परकोलेशन क्या है और इनफिल्ट्रेशन क्या है? परकोलेशन, को यानी कोलम, मृदा कोलम से होकर पानी के प्रवेश को तो अपन क्या कहते हैं? परकोलेशन। को इंग्लिश टर्म याद रखना, तभी याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज होकर गलत करोगे। परकोलेशन, तो परको यानी कोलम से होकर, मृदा कोलम से होकर पानी के प्रवेश को तो क्या कहेंगे? परकोलेशन। और इनफिल्ट्रेशन क्या है? मृदा के ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल एंट्री है, मृदा में खड़ा जो जल है, खड़ा जल प्रवेश कर रहा है तो वर्टिकल एंट्री क्या कहलाती है? इनफिल्ट्रेशन। तो ये भी मैं बताऊंगा अभी, तो ये आप जाओ तो इसका अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करें थे अंतःस्पंदन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है? मैंने कहा था अंतःस्पंदन और एक अंतःसरण। अंतःस्पंदन बोले तो इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का अर्थ क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? मृदा के अंदर पानी की ऊर्ध्वाधर प्रवेश को, मृदा के अंदर पानी के ऊर्ध्वाधर प्रवेश को, मतलब वर्टिकल एंट्री, जो वर्टिकल एंट्री है, खड़ी जो एंट्री है, खड़ी प्रवेश है, खड़ा प्रवेश, तो मृदा के अंदर पानी के ऊर्ध्वाधर प्रवेश को अपन क्या कहेंगे? अंतःस्पंदन, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसकी दर मिलीमीटर प्रति घंटा में होती है। इसकी दर किसमें होती है? मिलीमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों जो इनफिल्ट्रेशन रेट अपन जो ज्ञात करते हैं फील्ड में, खेत में, वो जैसे अपन चाहे सिंचाई जल दे, चाहे बरसात के अकॉर्डिंग अपन इनफिल्ट्रेशन रेट ज्ञात करें, तो वो बरसात या सिंचाई जल देने के बाद में कितने घंटे बाद में? 24 घंटे बाद में इनफिल्ट्रेशन रेट का अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। ठीक है, कितने घंटे बाद में? 24 घंटे बाद में। तो ये तो क्या हो गया? अंतःस्पंदन, इनफिल्ट्रेशन रेट। अब अंतःसरण, परकोलेशन, मैंने अभी कहा था को यानी कोलम, तो मृदा कोलम से होकर पानी का संचालन, मृदा कोलम से होकर पानी का संचालन क्या कहलाता है? परकोलेशन, अंतःसरण जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतःस्पंदन और अंतःसरण बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें डेफिनेशन डाल के ऑप्शन डालेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संघनन, जिसे अपन कंसिडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो संघनन क्या है? जल का वाष्प अवस्था से, वेपर स्टेज, जल का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि मृदा जल का संघनन क्या है? जल का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, जल का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और दोस्तों संघनन जो क्रिया है या जो संघनन प्रक्रिया वो कब होती है? दिन में या रात में? तो संघनन जो क्रिया होती है वो रात में होती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो ये अपना मृदा जल का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको जो पीएफ वैल्यू है और जो मृदा जल का जो तनाव है, टेंशन पॉइंट है, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो उस डायग्राम को भी अच्छे से समझना और उसको याद करने में भी आसानी रहेगी। जो अपन ने अब तक पढ़ा है उसमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखना। देखो दोस्तों, अपन मृदा जल में जो अभी पढ़ा कि मृदा जल तनाव क्या होता है और पीएफ जो मृदा आयतन बल होता है वो क्या होता है, तो अपन ने इतनी देर पढ़े थे कि अपन लोग कि जैसे सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। जो ग्रेविटेशनल वाटर पढ़ा और मैंने बताया भी आप लोगों को कि ग्रेविटेशनल वाटर में जो तनाव बल होता है वो 1/3
या 0.3 एटमॉस्फेयर से कम होता है। तो आगे बात सामने ग्रेविटेशनल वाटर सबसे नीचे कौन सा जल है, ग्रेविटेशनल वाटर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो अतिरिक्त जल है, सुपरफ्लो वाटर है, उसमें तनाव बल कितना होता है, 15 एटमॉस्फेयर। अब प्राप्य जल में कितना चला जाएगा, ये प्राप्य जल है, कितना है प्राप्य जल मतलब केशिका जल तक, प्राप्य जल केशिका जल तक, तो केशिका जल तक कितना जाएगा, अवेलेबल फॉर्म तक कितना जाएगा 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तक, 31 एटमॉस्फेयर तक अवेलेबल है। फिर उसके बाद में अप्राप्य जल कितना है 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर, वो अप्राप्य जल में चला गया। ठीक है, तो ये तो एक तनाव बल का था। अब नेक्स्ट बात इधर करेंगे कि फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि तनाव बल कितना होता है, तो 2.54 होता है। पीएफ वैल्यू जो मर्दा में फील्ड कैपेसिटी है, जो क्षेत्र क्षमता, उसका तनाव बल तो कितना होता है 1/3 एटमॉस्फेयर होता है, जो आप लोगों के सामने ये देख लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन पीएफ वैल्यू की, तो पीएफ वैल्यू कितनी है 2.54। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो वेल्डिंग कोफिशिएंट की, तो वो कितनी है 4.2। ठीक है, और नेक्स्ट हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में 4.5, कितनी है 4.5। अगर इससे ऊपर अगर जल चला जाता है, जो सॉरी पीएफ वैल्यू चली जाती है इससे ऊपर, तो वो जल आसानी से गति नहीं कर सकता है मर्दा में। ठीक है, और 2.7 से ऊपर आसानी से गति कर सकता है। ठीक है, और एयर ड्राई में कितना है 6.0, ओवन ड्राई में 7.0। पीएफ वैल्यू कितने तक होती है 7 तक होती है। ये भी ध्यान रखना कि जो पीएफ वैल्यू रहेगी वो कितने तक होगी 7 तक होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया हूं, जिसमें सबसे पहले यहाँ देखो फील्ड कैपेसिटी में 1/3 से 0.3 एटमॉस्फेयर था, वेल्डिंग कोफिशिएंट में 15 एटमॉस्फेयर था, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में कितना था 31 से 10,000। तो ये देखो ऊपर जा रहा है ना, हाइग्रोस्कोपिक मतलब आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल में 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना मर्दा जल का टॉपिक कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो बात करेंगे मर्दा रंग। मर्दा रंग में भी से भी क्वेश्चन आ जाता है। मर्दा रंग में से क्वेश्चन आया था कि फेरिक, जो फेरिक ऑक्साइड है या फेरस ऑक्साइड है, उसका रंग कैसा होता है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक ये मर्दा जल का कंप्लीट है। दोस्तों अगर किसी को कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछ सकते हो। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।